हमारा जो सिलेबस है उसमें दिया हुआ है राजनीतिक विज्ञान का अर्थ यानी परिभाषा, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, तो आप अगर कॉपी है तो लिख लीजिए जो आपको पॉइंट इंपॉर्टेंट लगेगा और मैं बताता हूं आगे। सबसे पहले तो समझना है राजनीतिक विज्ञान के बारे में, मैंने शॉर्ट में बता दिया था पहले। मैं शुरू करूं? जी सर। जी, राजनीतिक विज्ञान के बारे में मैंने पहले भी बता दिया था जब मैं सिलेबस को पहली बार इंट्रोड्यूस कर रहा था, परिचय दे रहा था। अब यहाँ पे देखना है कि राजनीतिक विज्ञान, पहले समझिए राजनीतिक विज्ञान भी एक सामाजिक विज्ञान है। अब आपको मालूम है कि ये भी एक सोशल साइंस का पार्ट है। जो पॉलिटिकल साइंस है सोशल साइंस का पार्ट है। जो 9th-10th में हम लोग इसको बोलते हैं, जो 9वीं-10वीं क्लास में इसको सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र के नाम से जानते हैं, वही सिविक्स जब 11th-12th में आप पढ़ेंगे तो ये राजनीतिक विज्ञान कहलाता है। और अगर आप सभी के पास फालतू समय है, मतलब आप समय अपना सारा पढ़ाई में ही लगाइए। अगर आप चाहते हैं, क्योंकि मैं उधर नहीं जाऊंगा, आप चाहते हैं कि इसको इसमें हम एक्सपर्ट हो जाएं, वैसे आप पढ़ोगे तो हो जाएगा, लेकिन जल्दी समझना चाहते हो तो क्लास 11th और 12th की एक बुक आती है, दो बुक, पॉलिटिकल थ्योरी, भारत ये राजनीतिक सिद्धांत, 11th क्लास की पतली सी किताब है ना। और एक जो एनसीईआरटी की होती है वही। हाँ, एनसीईआरटी को आपको मालूम है, कोई हार्ड वर्ड नहीं, आराम से बहुत इजी से लिखा हो। सर 11-12 दोनों में इसी नेम से पॉलिटिकल थ्योरी। हाँ, आई थिंक पॉलिटिकल एक ही बुक है 11th क्लास का, आई थिंक। और एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, है ना। अब एट वर्क उस हिंदी में उसका नाम नहीं मालूम, लेकिन आप समझिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है, भारतीय संविधान, है ना। एट वर्क यानी ये बोल सकते हैं कि प्रायोगिक रूप में भारतीय संविधान इस तरीके से हम लोग हिंदी कर सकते हैं, कार्य में नहीं बोल सकते। दोनों एनसीईआरटी है सर ना? हाँ, दोनों एनसीईआरटी है, मतलब हल्का हल्का देख लेना। इसका अर्थ वहां लिखा हुआ है राजनीतिक विज्ञान का, लेकिन मैं यहाँ से समझा रहा हूँ, आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा हिंदी इंग्लिश दोनों में। और मैं तेजी से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आराम से लेके चलूंगा तो 4 महीना में सिलेबस कंप्लीट होगा, मतलब। जी सर, आगे बढ़िए। देखना है यहाँ पे राजनीतिक विज्ञान का अर्थ समझिए सबसे पहले, है ना। तो ये हम लोग देख लेते हैं। राजनीतिक विज्ञान पहले समझिए एक सामाजिक विज्ञान है, और अंग्रेजी में भाषा में इसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल साइंस। अब इसके अधीन क्या है ना कि इसके अंदर सामाजिक जीवन के राजनीतिक संबंध, यानी हमारा जो सोशल लाइफ है उसका जो पॉलिटिकल रिलेशन है, और जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। इसके अंदर आता है सारा, ये जो हम लोग अध्ययन करते हैं सब इसी के अंदर आता है। अब आपको मालूम है कल पिछली जो हमारी लेक्चर थी डेमो क्लास वाली, उसमें मैंने बता दिया था क्लियरली कि राज्य और सरकार ये भी एक संस्था है, और जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन यानी प्रेशर ग्रुप्स वगैरह, दबाव समूह। अब आपको मालूम है कि दबाव समूह में कौन कौन आ जाएगा। अब दबाव समूह में नीति आयोग भी आ जाएगा, जो कि पहले प्लानिंग कमीशन था 1 जनवरी 2015 के पहले, था ना। ये डेटा दिया हुआ है लक्ष्मीकांत में, आप लिखना है तो लिख लो, वैसे आप पढ़ोगे तो आप वहां मिल जाएगा। अच्छा, ये तो हो गया। अब ये जो प्लानिंग कमीशन वाला, मैं उधर जा नहीं रहा हूं, लेकिन हल्का फुल्का बताता हूं। जो प्लानिंग कमीशन का जो पूरा फ्रेमवर्क है, पूरा जो ढांचा है, ये लिया गया था रूस की क्रांति से। स्टालिन और लेनिन का आपने नाम सुना होगा। स्टालिन लेनिन एक बहुत बड़े विचारक थे, और रिवॉल्यूशन में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। मैं, अगर किसी को याद नहीं है तो मैं हल्का पॉइंट देता हूं आपको। फादर गैपन के बारे में कुछ मालूम होगा। फादर गैपन, ब्लडी संडे याद है कुछ किसी को? कुछ खूनी रविवार। यस सर। हाँ, तो ब्लडी संडे उसमें वो है। वो तो अलग हो गया, उधर नहीं जाएंगे, हमारा जो मुद्दा उधर आएंगे हम। तो देखो, इसके अंतर्गत मैंने बता दिया कि किन किन चीजों के बारे में अध्ययन की जाती है। अब लिखना है तो लिख लीजिए, नोट्स आपको मिल ही जाएगा। अब ये राजनीति का अंग्रेजी जो समानार्थक होता है ना, इंग्लिश सिनोनिम्स होता है, वो शब्द हम क्या बोलते हैं, उसको वर्ड को क्या बोलते हैं, पॉलिटिक्स। क्या बोलते हैं? पॉलिटिक्स। इसको यूनानी भाषा के शब्द से बना है। जो पॉलिटिक्स है ये यूनानी भाषा के शब्द से बना है, यूनानी वर्ड है, यूनानी वर्ब से बना है ये, ठीक है। वहां से क्वाइन हुआ है, और इसका अर्थ ये हुआ, ये पॉलिटिक्स का मतलब नगर राज्य। क्या हुआ? नगर राज्य यानी नेशन स्टेट। अब आप सॉरी, मॉडर्न स्टेट या नेशन स्टेट जो भी पढ़िए आप, नेशन स्टेट के बारे में पढ़े होंगे क्लास 10वीं जो क्लास है उसका जो चैप्टर 1 है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, यानी नेशनलिज्म, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो ये जो हमारा वर्ड है ना, किन्हीं के यहाँ पे वो ऑफरिंग हो रहा है, थोड़ा सा माइक थोड़ा ये कर लीजिए, है ना।
देखिए, तो जो नगर राज्य है, नगर राज्य यानी पॉलिटिक्स का मतलब मैंने बताया, नगर राज्य इंग्लिश में उसको बोलते हैं नेशन स्टेट। ये वाला वर्ड आपने सबसे पहले कहाँ देखा होगा, मैं बताता हूँ। ये वर्ड आपने देखा होगा क्लास 10 का चैप्टर 1 में। उसको बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं उधर नहीं जा रहा हूं, लेकिन हल्का सा आइडिया देता हूं। हिंदी मैंने बता दिया चैप्टर का नाम, उसमें आप देख लीजिएगा, दिया हुआ है। और उस पिक्चर में जब आप देखोगे ना, देखो मैं थोड़ा डेप्थ में बताता हूं क्योंकि थोड़ा हम लोग को स्पेसिफिकली समझना है। ऐसे कंप्लीट करना हो तो इसका डेफिनेशन में तुरंत कर दूं, लेकिन स्पेसिफिकली समझना है। हुआ क्या था कि जो हमारा 10वीं क्लास की किताब है, नोट 10वीं क्लास में आपको रेफरेंस दे रहा हूं, लेकिन जो वास्तविक मेरा जो पर्पस है, जो उद्देश्य है बताने का, कि ताकि आप समझो। तो क्लास 10 के जो पहला चैप्टर, उसमें एक नाम आया है, एक बहुत बड़े कला चित्र जो बनाने वाले, जो बहुत बड़े पुरुष, महापुरुष हम बोल सकते हैं, स्कॉलर। उनका नाम है फ्रेडरिक सरियो। उनका नाम है फ्रेडरिक सरियो। यह नाम लिखने की जरूरत नहीं है, फ्रेडरिक सरियो। आप बुक देख लोगे तो आपको मिल जाएगा, आप थोड़ा पढ़ना घर पे। तो ये जो फ्रेडरिक सरियो थे ना, इन्होंने जो पिक्चर बनाया था, उस पिक्चर में इन्होंने क्या दर्शाया था कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आपको मालूम है, उसमें महिला यानी वुमेन को रिप्रेजेंट किया गया है, दिखाया गया है, जो हाथ में लालटेन और एक हाथ में किताब ली हुई है। ऐसा है क्या, आप लोगों ने देखा है? यस सर। स्टैच्यू ऑफ जी लिबर्टी सर। यानी जो, आई थिंक हिंदी में मैं भूल रहा हूँ, लिबर्टी मतलब तो उदारवाद होता है, उदार होता है। तो उसको हिंदी में आई थिंक आपको मालूम है, स्टैच्यू मतलब मूर्ति होता है, तो उसका नाम ही है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। उसका कोई हिंदी नाम है ही नहीं, हम आप लोग से अपने से बना सकते हैं, वो आपको मालूम है उसका कहाँ पे है। तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी में ये दिखाया गया है, फ्रेडरिक सरियो ने क्या दिखाया, फ्रेडरिक सरियो ने, कि एक तरफ क्या खड़ा है, एक तरफ मूर्ति खड़ा है, स्टैच्यू खड़ा है, और ऐसे राउंड से आकर एक, सबसे पहले कौन जा रहा है, फ्रांस जा रहा है, फिर जर्मनी जा रहा है, सबसे पहले अमेरिका गया, फिर फ्रांस गया, फिर कौन आया पीछे से जा रहा है जर्मनी, और सारा इंडिया वगैरह भी आ रहा है। उन्होंने एक कल्पना की थी ये 19वीं सदी के शुरुआत में, कि सारा देश डेमोक्रेसी की ओर बढ़ेगा। यानी जो हम बोल सकते हैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी किसका प्रतीक था, वो था प्रतीक डेमोक्रेसी का, आजादी का, फ्रीडम का, है ना, इक्वालिटी का, समानता का। और एक हम बोल सकते हैं प्रकाश का, कि हर इंसान को प्रकाश नजर आना चाहिए। प्रकाश का मतलब क्या हुआ, कि हम अपनी जिंदगी में अगर बोलते हैं मेरी जिंदगी में काश प्रकाश आ जाए, तो प्रकाश का मतलब क्या हुआ, कि हमारी बुद्धि जागृत हो जाए, यही हुआ ना, हमारा माइंड ओपन हो जाए। ठीक है, तो वहां पे उन्होंने एक यूटोपिया बनाया था। यूटोपिया मतलब होता है, इसको हम बोलते हैं काल्पनिक, यानी हम इसको बोलते हैं, जैसे हिंदी में आपने वर्ड सुना होगा राम राज्य। हर इंसान चाहता है कि राम राज्य आए। तो फ्रेडरिक सरियो ने उस समय बता दिया था कि जो राम राज्य की ओर पूरी विश्व बढ़ रही है ना। और मैंने बता दिया कि सबसे पहले अमेरिका था, फ्रांस था, जर्मनी था, और कुछ कंट्रीज थी। और उन्होंने ये भी बताया था कि ये किस किस समय में, कौन कौन सी सदी में ये धीरे धीरे डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करेंगे। तो वहां पे उन्होंने बताया था कि धीरे धीरे सारा जो विश्व है वो डेमोक्रेसी की ओर, यानी लोकतंत्र की ओर तो बढ़ रही है, लेकिन उससे पहले वो क्या कर रही है, नेशन स्टेट यानी नगर राज्य को अपना रही है, एडॉप्ट कर रही है। नगर राज्य मतलब धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा, रूल बनाएगा, तभी ना आगे डेमोक्रेसी होगा, कैसी लोकतंत्र आ जाएगा। लोकतंत्र जी बनने से जी पहले जी। कुछ कानून रेडी होना चाहिए ना, तैयार होना चाहिए। अब इंडिया से ही आपको मालूम है, जब इंडिया में पावर ऑफ ट्रांसफर होने लगा, तो लोगों को, हमारे यहाँ के जो विचारक थे उस समय के, उनको लगा कि भाई अगर हमें देश चलाना है तो हमारा खुद का कानून होना चाहिए। ये माइंड की सबसे पहले किसके माइंड में आया था, एमिन रॉय। उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो ये क्लियर हो रहा है आप सभी का? यस जी सर। सर, हो रहा है। ये हो गया हमारा। अब समझिए, तो उस समय अरस्तु जो थे ना, वो इंग्लिश में अरिस्टोटल लिखा होगा, वास्तव में अरस्तु हम लोग उनको बोलते हैं। तो अरस्तु के समय में यूनान में, यूनान किसको बोलते हैं हम लोग, आप सोचिए, आपको ये बताए होंगे कपिल सर। सर ग्रीक को। किसको बोलते हैं, ग्रीक को। कौन बोला, फुल बोली ग्रीक। क्या? जी सर। तो आप कैसे बोलोगे सर, कमजोर हैं आप, सर वो मैंने पढ़ रखा है पहले, है ना। फर्स्ट ईयर। हाँ, इसको ज्यादातर हम लोग बोलते हैं, ये सेंट्रल एशिया में कुछ कंट्रीज हैं, मतलब उधर ही तो है। अगर मैप देखोगे ना, इसको हम लोग परसो अरबियन भी बोलते हैं। मतलब कहने का मतलब वही हुआ। वो हिस्ट्री देखना पड़ेगा आप लोग को। जो बाल्कन्स था, बाल्कन्स का आपने शायद नाम भी सुना होगा, उसी चैप्टर में 10वीं वाली जो यस मैंने बोला। सर। बाल्कन्स हो गया, फिर उसको ओटोमन एम्पायर था, ओटोमन साम्राज्य, ये सब मुस्लिम कंट्री थी सब पहले। कुछ इसमें यहूदियों का देश था,
बाद में वितरण हुआ, हिस्ट्री में पढ़ेंगे आप, वो मैं पढ़ाऊंगा आगे। लेकिन ये समझ जाइए, यहाँ पे जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो मेरा ये बताना है कि अरस्तु के समय में यूनान में, यानी ग्रीक कंट्रीज में, ग्रीस देशों में एथेंस और स्पार्टा, लिख लीजिए कहीं पे, एथेंस और स्पार्टा नाम के अनेक राज्य हुआ करते थे। एथेंस, एथेनस, इंग्लिश में ATHENS, एथेंस। सर ग्रीक की राजधानी थी ना वो? हाँ, वो तो ग्रीक की राजधानी, तो उसमें बहुत सारे स्टेट भी थे ना, हम लोग बताएंगे, उस बारे में डिस्कस करेंगे। और स्पार्टा लिख लो, स्पार्टा का स्पेलिंग लिख लो SPARTA, स्पार्टा, एथेंस एंड स्पार्टा। तो एथेंस और स्पार्टा जो हुआ, ठीक है, तो एथेंस और स्पार्टा जो है ना, तो अरस्तु के समय में यूनान में एथेंस और स्पार्टा आदि अनेक राज्य हुआ करते थे। और ये जो नगर राज्य हैं, चूंकि ये भी बढ़ रहे थे धीरे धीरे डेमोक्रेसी की ओर, हर कोई बढ़ना चाह रहा था, मतलब क्योंकि मैंने बताया कि डेमोक्रेसी का पहला चरण होता है नेशन स्टेट, नगर राज्य। तो जब ये बढ़ रहे थे तो ये नगर राज्य अपने आप में एक स्वतंत्र संगठित इकाई होते थे। स्वतंत्र मतलब फ्रीडम, संगठित मतलब ऑर्गेनाइज्ड, इकाई मतलब क्या होता है, हम जिसे बोल सकते हैं सिंगुलैरिटी, मतलब गवर्नमेंट हुआ करता था। क्योंकि वहां पे क्या है, वहां पे डेमोक्रेसी तो था नहीं। स्वतंत्र संगठित इकाई का मतलब क्या हुआ, नागरिक स्वतंत्र थे, तो वहां पे जो रूल करने वाला था वो स्वतंत्र था, कोई डिसीजन लेने के लिए, निर्णय लेने के लिए, यही हुआ ना संगठित इकाई। तो वहां पे जो हुआ करता था, कोई किंग हुआ, बहुत किंग हुआ करते थे, एक स्पार्टा में दूसरा किंग, एथेंस में दूसरा। और हम लोग पढ़ेंगे कि एथेंस और स्पार्टा कैसे डूबा, क्या अंतर था उन दोनों में, कैसे उन लोग बर्बाद हुआ, ये पढ़ेंगे हम लोग। तो पॉलिटिक्स जो है, ये शब्द से इन्हीं नगर राज्यों, जो पॉलिटिक्स हम लोग बात कर रहे हैं, ये शब्द, ये टर्म से इन्हीं नगर राज्यों, नेशन स्टेट की जो शासन प्रणाली है, शासन व्यवस्था है, यानी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है, उसका क्या हुआ करता था, उसका क्या हुआ करता था, बोध हुआ करता था। आप समझ में आ रहा है? तो पॉलिटिक्स का सबसे पहले जो, अगर हम टर्म बोले, ऐसे तो हमारे इंडिया में हो चुका है, ये हमारे दुर्भाग्य है कि ये सब वर्ड हम लोग पढ़ रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज का, इंडिया में सब सारी चीजें पहले ही हो चुकी हैं। आप हनुमान चालीसा शायद पढ़ा होगा आपने, या फिर कुरान में भी ऐसा लिखा हुआ है, मैंने शायद सुना है कि हनुमान चालीसा का तो मैं जानता हूँ कि जुग सहस्त्र लिखा हुआ है। जुग सहस्त्र आपने सुना होगा, जुग सहस्त्र जो जन पर भानु लिल्लियो ताही मधुरफल जानू। तो ये जो जुग सहस्त्र है ना, अब आप थोड़ा सा ज्योग्राफी निकाल के देख लो कि धरती और सूर्य के बीच में कितनी दूरी है। ये तुलसीदास ने आई थिंक 16वीं या 15वीं शताब्दी में ही बता दिया था, उसी समय उनका जन्म हुआ था। अब वो बता, उन्होंने अब उस समय बताया, और इधर 1912 या 13 के आसपास जो नए नए साइंटिस्ट आए, वैज्ञानिक, उन्होंने उतना बताया कितना दूरी है। ये दुर्भाग्य है, हमारे देश में पहले ही बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं। पॉलिटिक्स यहाँ बता रहा है कब का, एथेंस और स्पार्टा से हम लोग को मालूम चला, और ये चीज हमारे यहाँ आज से नहीं, त्रेता युग से चल रहा है। लेकिन हम लोग को क्या, वेस्टर्न वाली हम लोग जो है विचारधारा, आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं, वही हम लोग पढ़ रहे हैं कि पॉलिटिक्स जो शब्द है, ये जो शब्द है ना, इन्हीं नगर राज्यों, कौन, एथेंस और स्पार्टा। जो लोगों का क्लास लेट हो चुका है वो बिल्कुल चिंतित ना करें, उनको भी मैनेज कर दिया जाएगा। तो ये एथेंस और स्पार्टा जो है ना, एथेंस और स्पार्टा से ही ये सारा जो है वर्ड आया है। अब समझ में आ रहा है ना? तो धीरे धीरे समय बीतता गया, है ना नीतू? यस सर। सर ये शायद वर्ल्ड हिस्ट्री में भी है ना? हाँ, वर्ल्ड हिस्ट्री में भी है। अच्छा, धीरे धीरे क्या होता गया अभी सर, डेमोक्रेसी की मैं वो नहीं, अभी मैंने क्या बोला, धीरे धीरे, ये मैं प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक कर रहा हूँ, आप लोग कहाँ हो सर? धीरे धीरे समय बदलता गया, आपने एथेंस और स्पार्टा का बता दिया। हाँ, धीरे धीरे समय बदलता गया। और मानव समाज में, मानव समाज आप सभी को मालूम है, मानव मतलब ह्यूमन, और समाज यानी सोसाइटी। तो ह्यूमन सोसाइटी में व्यापक राजनीति, यानी एक्सपेंडेबल हम बोल सकते हैं पॉलिटिक्स। एक्सपेंडेबल पॉलिटिक्स मतलब आपको मालूम है, धीरे धीरे पॉलिटिक्स का बढ़ना, विस्तार होना, है ना, एक्सपेंस होना। तो व्यापक राजनीति, धार्मिक यानी रिलीजन, नॉट ओनली हिंदू रिलीजन, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी यानी क्रिश्चियन, जो धार्मिक हो गई, और सामाजिक। सामाजिक मतलब आपको मालूम है, सामाजिक में बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, आर्थिक से भी रिलेटेड आ सकता है, इकोनॉमी से। अच्छा, माइंडसेट से भी हो सकता है, डोमेस्टिक माइंडसेट, घरेलू विचारधारा, जो सोच विचार है। अब जैसे हमारे यहाँ क्या है, नॉट ओनली फॉर इंडिया बट वेस्टर्न कंट्रीज में भी, जो पश्चिम के देश है वहां पे भी
पैट्रियर्ची समाज है, पैट्रियर्ची सोसाइटी है। पैट्रियर्की मतलब जहां पे पिता को घर का मुखिया माना जाता है। समझ में आ रहा है ना? पितृसत्तात्मक। तो ये सब ये चला रहा है। आज भी महिलाओं को मतलब मुखिया नहीं माना जाता, हेड ऑफ फैमिली नहीं माना जाता है बहुत सारे जगहों पे। तो यहाँ पे क्या है कि मानव समाज में यानी ह्यूमन सोसाइटी में जो व्यापक राजनीतिक एक्सपेंडेबल पॉलिटिक्स और रिलेशन यानी धार्मिक, सामाजिक यानी सोसाइटी और टेक्नोलॉजिकल या फिर हम बोल सकते हैं साइंटिस्ट के मायनों में वैज्ञानिक परिवर्तन हुए। तो धीरे धीरे चीजें बदला, वही चीज बोल रहा है कि धीरे धीरे समय बीतता गया और बदलता भी गया। अंततः क्या हुआ इवेंचुअली, मेरी आवाज आ रही है ना आप सभी को? मेरी आवाज आ रही है? तो अंततः क्या हुआ कि जो अब नगर राज्य थे यानी नेशन स्टेट, वहां का स्थान आवाज इसी पूजा हो रही है। कितना हो गया? 6:30 बजे शुरू हुई। अभी क्या बता रहे थे, मतलब स्टार्ट क्या हुई थी, कुछ थोड़ा बहुत मुझे बताता हूँ। फिलहाल अभी इंट्रो दे रहे थे अभी।